नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। उत्तराखंड फाइटर्स के फेसबुक पेज से लगातार आप लोगों के साथ संवाद करने का अब आनंद आने लगा है। तो चलिए आज थोड़ी सी बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की और कुछ ऐसे कर्मवीरों की जो लगातार राज्य के लिए कुछ ना कुछ करने की छटपटाहट लिए जो कुछ अपने स्तर पर कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। मित्रों, जब मैं उत्तराखंड का राज्य आंदोलन, इस राज्य को पाने के लिए जो शहीद हुए हैं उनकी बात अपनी नई पीढ़ी से करता हूं, अपने युवा साथियों से करता हूं, माफ कीजिएगा, बड़ी निराशा हाथ लगती है। केवल और केवल निराशा हाथ लगती है। नई पीढ़ी ना तो इस राज्य के लिए चले आंदोलन, इस राज्य को बनाने के लिए चले आंदोलन से परिचित है, ना ही उन शहीदों से जिन्होंने इस राज्य को पाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे डाला। त्रासदी यह है कि यह पीढ़ी कुछ जानने की इच्छुक भी नहीं लगती है। यही कारण है मैं ये प्रयास कर रहा हूं सोशल मीडिया के दौर में कि नई पीढ़ी तक उन लोगों की बातें, उन लोगों की शहादत पहुंचाई जा सके जिनके कारण आज हम अपने राज्य में हैं, उत्तराखंड में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 31 बरस हो गए हैं मुझे अपना कस्बा, अपना शहर और अपना प्रदेश छोड़े। मैं रानीखेत से हूं। 31 ईयर्स बैक 1989 में केंद्रीय विद्यालय से 12वीं पास करने के बाद मैंने राज्य छोड़ दिया था। इसके बावजूद हमेशा मन मस्तिष्क में एक छटपटाहट बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है, कुछ सार्थक अपनी जन्मभूमि के लिए कर सकूं। संकट यह है कि जिन पर भरोसा कर कुछ करने का प्रयास करता हूं, ऐसे सभी मेरे युवा साथी, मेरे मित्र वायदा तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। इतने उदासीन हैं, विद रिग्रेट आई एम सेइंग, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि इतने उदासीन हैं कि जब उत्तराखंड फाइटर्स नाम की इस संस्था की मैंने नींव रखी, उनसे बातचीत करके, तो इन युवा मित्रों से, इस नई युवा पीढ़ी से मैंने केवल एक डिमांड किया है, एक बात कही कि उत्तराखंड फाइटर्स से अपने साथियों को जोड़िए ताकि उनको राज्य के आंदोलन, राज्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मैं दे सकूं। लेकिन जब मैं इनसे मात्र कुछ नंबर मांगता हूं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने की बात करता हूं, तो भी मेरे ये मित्र, और ये मेरे मित्र हैं, खांटी मित्र हैं, सहयोग नहीं करते। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ख्याल आता है दोस्तों कि क्या मैं मुझ सरीखे देश और विदेश में बैठे सैकड़ों लाखों उत्तराखंडी मूर्ख हैं जो दिन रात मन में अपने राज्य के लिए कुछ करने की बेचैनी लिए रहते हैं, या फिर राज्य प्राप्ति का लक्ष्य पूरा होने के साथ ही उत्तराखंडियों की आग बुझ चुकी है, उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। अब देखिए, जैसा मैंने बताया, मैं कुमाऊं के शहर या कस्बे, बहुत प्यारे शहर रानीखेत से आता हूं। इसी शहर रानीखेत में मैं जन्मा और यहीं के मेरे साथी हैं जो लंबे अरसे से द संडे पोस्ट न्यूज़पेपर में मेरे साथ हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, संजय स्वार जी। वर्तमान में हल्द्वानी में रहते हैं। रानीखेत में हम लोग साथी पले बड़े, मुझसे सीनियर थे। एक दूसरे युवा साथी हैं, ये भी बरसों से मेरे साथ हैं और इस समय हमारे अखबार के राज्य प्रभारी हैं श्री दिव्य सिंह रावत जी, खांटी पहाड़ी। दिव्य सिंह रावत जी जब राज्य प्रभारी बनाए गए तो इन्होंने वादा किया था कि राज्य के कोने कोने में इस अखबार की पहुंच करा देंगे, बहुत उत्साह के साथ। वो तो छोड़ दीजिए, उस वायदे को तो मैं भूल गया। लेकिन इन दो साथियों से मैं पिछले लगभग 1 महीने से अनुरोध कर रहा हूं कि भाई, इस उत्तराखंड फाइटर्स की मुहिम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो, इसके व्हाट्सएप ग्रुप से साथियों को जोड़ो। पर नतीजा क्या है आप जानते हैं? वो एक फिल्म आई थी बिल्कुल उसके जैसा, नीलबट्टा सन्नाटा, बड़ी मस्त फिल्म थी। एक और फिल्म आई थी जीरो। इन दोनों साथियों पर जीरो और नीलबट्टा सन्नाटा बिल्कुल सटीक बैठता है। इससे हताशा होती है, खिन्नता बढ़ती है। लेकिन फिर मुझे याद आती हैं सुश्री श्वेता मासीवाल, उनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। रामनगर नैनीताल की श्वेता मासीवाल शादी पश्चात
सपनों की नगरी मुंबई में जा बसी। संजय स्वार जी, दिव्य सिंह रावत जी समान इनसे मेरा कोई बरसों का परिचय नहीं। इसके बावजूद आज मैं खुद को श्वेता मासीवाल जी से ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, अपने को इनके ज़्यादा करीब पाता हूँ, तो मात्र इसलिए क्योंकि मुंबई की आरामदेह जिंदगी जीने का पूरा अवसर होने के बावजूद श्वेता मासीवाल जी सब कुछ पीछे छोड़कर रामनगर आ जाती हैं। स्वास्थ्य कैंप लगाने में जुटी रहती हैं अपनी वत्सल फाउंडेशन के जरिए। अपने ननिहाल रानीखेत, ये रानीखेत की रहने वाली हैं, मैनाली परिवार में इनका ननिहाल है, यहाँ पर ये स्वास्थ्य कैंप लगाती हैं, स्वास्थ्य का डाटा इकट्ठा करने में लगी रहती हैं, हेल्थ रिलेटेड डाटा बैंक ये तैयार कर रही हैं। अपने पैसों से गांव-गांव मेडिकल की बेसिक फैसिलिटी, ब्लड प्रेशर नापना, शुगर नापना, हार्ट की ईसीजी की व्यवस्था करना, इन कामों को अपने साथियों के साथ करने में श्वेता मासीवाल जुटी हुई हैं। एम्स ऋषिकेश और एम्स दिल्ली से अपने तार जोड़े रखती हैं ताकि पहाड़ के आदमी को यहाँ एडमिशन मिल सके, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ये काम जो दरअसल करना किसने चाहिए था? हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सरकार को। वे सब काम कर रही हैं श्वेता मासीवाल। कोरोना काल में मैं आपको याद दिला दूं, इन्हीं श्वेता मासीवाल ने अपने दम पर वह कर दिखाया जो हमारे 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और 70 विधायक नहीं कर पाए। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दैट टू फ्रॉम द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो नहीं कर पाए वो मुंबई में रहकर अकेली इन श्वेता मासीवाल ने कर दिखाया। सड़कों पर हमारे पहाड़ के लोग उस दौरान आ गए थे, नौकरियां छिन गई थीं, सड़कों के किनारे रहने को मजबूर थे। इन्होंने फाइट की, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के साथ लड़ाई की और हमारी सोती हुई सरकार के साथ भी लड़ाई की, जगाने का प्रयास किया और ऐसे अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। आपको याद होगा हमने इस पर एक जूम सेमिनार भी किया था जिसमें हमारे वर्तमान में नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी भी शरीक हुए थे, अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा भी शरीक हुए थे और अजय भट्ट जी स्वभाव अनुसार कुछ नाराज़ हो गए थे जब उनसे पूछा गया था कि मान्यवर ये काम तो आप लोगों का था, श्वेता मासीवाल जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्यों उतरना पड़ रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, भला श्वेता मासीवाल ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों अपने पैसों से बम्बई में हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही थी? इसलिए कि उत्तराखंड के लिए कुछ करने की छटपटाहट इस युवा सामाजिक कार्यकर्ता के भीतर है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। हल्द्वानी में रहने वाले, हल्द्वानी के एक बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक हैं दुष्यंत मैनाली जी, दिल्ली में मस्त वकालत कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली में, लेकिन आ गए उत्तराखंड। ना मालूम जनाब कितनी जनहित याचिकाएं कर चुके हैं। उनकी याचिकाओं पर हाई कोर्ट उत्तराखंड कई जनहितकारी फैसले दे चुकी है। क्या ज़रूरत है दुष्यंत मैनाली जी को ऐसा करने की? मेरे द्वारा कितनी ही जनहित याचिकाएं जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में फाइल की गई, वे सब दुष्यंत मैनाली जी द्वारा की गई। उन्होंने पैरवी की और कई जनहितकारी फैसले हाई कोर्ट ने दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्यंत मैनाली जी को मैंने कभी कोई फीस इसके लिए नहीं दी। फिर उन्हें ज़रूरत क्या है? वकील हैं, पैसा नहीं कमाएंगे, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन वो करते हैं। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उन्हें गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल बनाया हाई कोर्ट में। बढ़िया कमाई, ठीक ठाक कमाई होती है सरकारी मुकदमों की, और अगर सेटिंग गेटिंग में लग जाए तो लाखों की हो जाती है। लेकिन दुष्यंत भाई ने कुछ ही समय बाद जय श्री राम कह दिया इस सरकारी पोस्ट को, क्योंकि उनके जनहितकारी सरोकारों से सरकारी नौकरी टकरा रही थी, या सरकार का वकील होना टकरा रहा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था। प्रश्न एक बार फिर से उठाता हूं, वाई, क्यों, आखिर क्यों? उत्तर स्पष्ट है। श्वेता मासीवाल हों या दुष्यंत मैनाली हों या उन जैसे सैकड़ों आराम तलब जिंदगी गुजार सकने की कुव्वत रखने वाले लोग हों, ये सब अपनी जन्मभूमि के साथ मन प्राण से जुड़े हुए हैं।
इसलिए अपनी सुख सुविधाओं के लिए श्रम नहीं कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करने की छटपटाहट लिए अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसों का समर्पण दोस्तों मुझे प्रेरणा देता है कुछ करने की, लगे रहने की, चाहे इसमें मेरे खुद के साथी साथ दें या ना दें। एक अन्य युद्धवीर का जिक्र करना चाहूंगा, पूरन चंद्र तिवारी, पीसी तिवारी उर्फ पीसी भाई, जो जन मुद्दों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। मैंने अपने बचपन से उनको सड़क पर देखा। पीसी भाई नहीं आंधी है, अल्मोड़ा का गांधी है नारे हम लगाया करते थे जब नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन 1980 के उत्तरार्ध में उत्तराखंड में शुरू हुआ। सरकार द्वारा घर घर पहुंचाई जा रही शराब के खिलाफ पीसी तिवारी जी, डॉक्टर शेखर पाठक जी, कमला पंत जी, राजा बहुगुणा जी, स्वर्गीय शमशेर सिंह बिष्ट जी, प्रताप बिष्ट, दिनेश तिवारी सब सड़कों में उतर पड़े थे। पीसी तिवारी आज भी लगे रहते हैं जनता के मुद्दे उठाने में। मिलता क्या है, जब चुनाव लड़ते हैं बेचारे तो 700 वोट मिलते हैं और मंत्री और विधायक वो बन जाते हैं जिनके पास घर घर दारू पहुंचाने की कुव्वत हो, वोटर को, हमारे अपने पहाड़ के वोटर को खरीदने की कुव्वत हो। पीसी तिवारी जी भी, मैं आपको बहुत यकीन के साथ बताना चाहूंगा, चाहते तो कांग्रेस या भाजपा में जाकर मंत्री, सांसद या राज्यसभा पहुंच जाते जैसे उनके कई साथियों ने किया, लेकिन वो लगे रहे। आज भी आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड बनाने की लिए संघर्ष करते रहते हैं। और अब तो उनकी बेटी स्निग्धा तिवारी वकालत करने के बाद अपने पिताजी के साथ इसी काम में जुट गई हैं। आराम से दिल्ली में वकालत कर सकती थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट आ गई। कुछ समय पहले ही नैनीताल में रेहड़ी पटरी वालों के लिए जनहित याचिका, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया में कंपेन करती मुझे नजर आई थी। ऐसे लोग प्रेरणा स्रोत हैं मेरे लिए और मेरे जैसों के लिए। इसलिए प्रयास है कि उत्तराखंड फाइटर्स के जरिए कम से कम एक प्रेशर ग्रुप तो बन सके, सरकार को बता सकें कि आप जनता के हक हुकूक के खिलाफ नहीं जा सकते। यही हमारा लक्ष्य है। नहीं जानता कितनी सफलता मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रयास अंत तक करता रहूंगा। पिछले दिनों दोस्तों मुझे 2 वीडियो इसी उत्तराखंड फाइटर्स के फेसबुक पेज के जरिए मिले। इन्हें देखकर भी ऊर्जा बढ़ी, एहसास मजबूत हुआ। बहुत से बावले हैं अभी जो सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के राज्य के लिए कुछ ना कुछ अपने स्तर पर करते रहते हैं। एक वीडियो साझा कर रहा हूं जो मुझे एक युवा साथी, जिन्हें मैं निजी तौर पर नहीं जानता हूं, मनोज पांडे जी ने भेजा है। इन्होंने अपने अल्मोड़ा जिले के गांव कापड़ी का यह वीडियो भेजा है। यह वीडियो कापड़ी ही नहीं, हमारे हर गांव का बहाव सच है। देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कापड़ी में रहता हूं। पहली बात, हिंदुस्तानी भाव की लैंग्वेज में जिस किसी को भी मेरी बातें ना पचे, पहली फुर्सत में निकल लेना सीधे। अब आगे देखिए क्या है। कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का और ना ही इस तरह लाइव आने का या किसी के लिए सवाल उठाने का। पर इस गांव में रहता हूं, इस गांव के हाल देखता हूं तो मुझे बड़ा फील होता है, बहुत बुरा लगता है। इतना पैसा आता है गांव में, लाखों करोड़ों रुपए आता है, फिर भी गांव का जो सिस्टम है वो जीरो था तो जीरो ही है, माइनस में ही गया, प्लस में नहीं गया। शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है और जो डेवलपमेंट के कार्य यहाँ किए गए हैं आप लोग को गौर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बकरीवाड़ा। अब बकरीवाड़ा से आपको क्या समझ आता है कि वहाँ बकरियाँ होनी चाहिए, बट यहाँ कोई बकरी नहीं है ये लोगों को, क्योंकि इस बेचारी के पास घर नहीं था तो इसने बकरीवाड़ा मिला तो यहाँ रहने लगी। कोई बुरी बात नहीं है कि वो यहाँ रह रहे हैं, पर जिस चीज़ के लिए वो पैसा आया था, जो रोज़गार के नया अवसर उनको मिलता, उस चीज़ से वो वंचित हो गए। इसके थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे ये गौशाला है, सिर्फ नाम का, लेकिन यहाँ कोई गाय नहीं रहती है। थोड़ा आगे जाके आपको थोड़ा और कुछ दिखाता हूँ। 2 गौशाला देखिए आपने, ये ऊपर जो टीन वाला दिख रहा है यह है तीसरा गौशाला, और उसी के बगल में आप मकान भी देखिए क्या स्थिति है मकान की। आपने ये गौशाला, ये बकरीवाड़ा देखा, फिर ये है एक और गौशाला, एक और गौशाला, थोड़ा सा आगे नज़र घुमाएंगे तो एक और गौशाला दिखेगा। ये देखिए, ये आपको मकान दिख रहा होगा, ये इंदिरा आवास योजना में मिला था इनको, बट इसमें भी कमीशनबाजी उत्तराखंड की तो आप जानते हैं। ये देखिए, स्वच्छ भारत अभियान हमारे गाँव का।
स्वच्छ भारत कितना अच्छा बना है ना। अच्छा लगा होगा भी आपको देख के। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा आने के बाद भी यहाँ कोई विकास का नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ हो रहा है तो मजाक। ये मजाक क्या सही है? क्या कमीशनबाजी सही है? क्या ये नेताओं का पेट भरना ज़रूरी है? ये देखिए आप, ये मकान, इसको मकान मिलना चाहिए था, बट मिला क्या? गौशाला। रहे यहाँ भी रहे हैं लोग, गाय कहीं नहीं पलती। रोजगार जिस वजह से वो गौशाला आपको मिला होगा उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है। और इस छोर से उस छोर तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे गांव की यही स्थिति मिलेगी। सिर्फ यहीं पर का ये हाल नहीं है। हमारा 100 परिवार का गांव, 100 परिवार का गांव है। 100 मवासे यहाँ रहते हैं। 60-40 रेशियो है यहाँ एससी और जनरल पे। बहुत पैसा आता है। पैसा की कोई कमी नहीं है, बट कमी है तो एक पॉजिटिव नज़रिए की, एक अच्छे लीडरशिप की। जिस चीज़ की कमी रह गई है, यहाँ के नेताओं के नाम के आगे टाइटल लग जाता है विकास पुरुष। माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मुझे पता है नेताओं ने भी बहुत योगदान दिया है उत्तराखंड बनाने में, बट लेकिन सर एक सवाल है आपसे, जब आप लोग यहाँ आते हैं, इस रोड से इधर को आते हैं, आप यहाँ का भ्रमण करते हैं, तो क्या आप लोग को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं या सिर्फ मुझे ही दिख रही हैं? ज़्यादा ही पढ़ दिया शायद मैंने भी, इसलिए मुझे ही दिखता है और किसी को तो दिखता ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी ये पोस्ट देखे इस पर थोड़ा विचार करे, थोड़ा हमारे उत्तराखंड की, सिर्फ यहीं की नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरे ही गांव के ये हाल है या और गांव का भी यही हाल है। जहाँ तक मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड का यही हाल है, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। तो दोस्तों बात यह है कि अब हमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हम चुप रहेंगे उतना हमारा गला और दबाया जाएगा। तो आओ मिलकर आवाज़ उठाएं इस चीज़ पे। इस चीज़ के लिए थोड़ा वॉइस रेस करें हम, ताकि थोड़ा चेंज आए, थोड़ा बदलाव आए। आप गौर से देखिएगा ये स्वच्छ भारत अभियान में जब भी यहाँ आता हूँ ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार किसी गरीब के साथ ऐसा मजाक होना क्या सही है? लेकिन किसी से कुछ कहो तो क्या बोलते हैं आशीष भैया की आवाज़ में, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट हमें नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ऐसा हो। अब बात संक्षेप में राज्य आंदोलन की। क्या आप जानते हैं आंदोलन कब जन्मा, कब तेजी पकड़ा, कितनों ने इसे पाने के लिए शहादत दी, हमारी मातृशक्ति का कब और क्यों अपमान हुआ, उनके साथ बलात्कार के दोषियों को क्या सजा मिली? बड़े ही बेसिक प्रश्न है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ज्यादातर, विशेषकर युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, युवा साथी इनसे बाखबर नहीं है। चलिए कुछ प्रकाश डालता हूं इस फेसबुक लाइव के जरिए। पहली बार 1928 में, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले, अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। 1928 से 1947 यानी आज़ादी मिलने तक जब जब पर्वतीय क्षेत्र से अलग राज्य की मांग उठी, वह आपको बताने जा रहा हूं, आपसे साझा करना जा रहा हूं, ताकि आपको आभास हो हमारे पूर्वजों के संघर्ष का। आप जानें कि आपके पूर्वजों की आवाज़ तब के देश के राष्ट्रीय नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू सरीखे व्यक्ति तक पहुंची और उनका समर्थन मिला था। संविधान के भीतर नए राज्य की परिकल्पना मित्रों केवल उत्तराखंड के लोगों की उपज नहीं है। इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन ने 1930 में कहा कि जो लोग एक ही भाषा बोलते हैं, यदि वे स्वावलंबी क्षेत्र बना लें तो अपनी स्थिति और अपने साधनों के बल पर पृथक प्रांत की स्थिति को स्थिर रख सकेंगे। तो इसमें संदेह नहीं कि एक भाषा का प्रयोग प्रांतीय पृथकता का प्रबल और स्वाभाविक आधार माना जाएगा। ये स्टैच्यूटरी कमीशन ने 1930 में कहा था। इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन ने, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। 1931 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सम्मेलन में, जो अब पाकिस्तान में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के गठन के लिए भाषा, सामाजिक परंपरा एवं भौगोलिक स्थिति को आधार बनाए जाने की बात कही थी। सन 1931 में ही कुमाऊं कमिश्नर एवर्टसन ने अपने एक लेख में लिखा था, गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों की दयनीय हालत को चिन्हित करते हुए, कि जिलों में एक भी उद्योग धंधा नहीं है जिसे उद्योग धंधा कहा जा सके। एकमात्र कुटीर उद्योग ऊनी, कंबल और वस्त्र बनाने का है, जो स्थानीय व तिब्बत से मंगाई जाने वाली ऊन पर निर्भर है। जिले में बड़ी कठिनाई से पेट भरने योग्य अन्न उत्पादित होता है। अपनी समस्त घरेलू वस्तुओं को बाहर से पहाड़ी क्षेत्र वालों को मंगाना पड़ता है। ये बात एवर्टसन ने कही थी, जो कुमाऊं कमिश्नर थे 1930s में। ब्रिटिश शासकों द्वारा उत्तराखंड क्षेत्र के वन व्यवस्था अपने हाथों में लिए जाने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन असंतोष उभरा,
क्योंकि जनता के पास घास, पत्ती, लकड़ी निकालने के हक हकूक या तो छीन लिए गए या सीमित कर दिए गए। 1930 से 1933 तक 3 साल जंगलात व्यवस्था के खिलाफ संपूर्ण उत्तराखंड में व्यापक आंदोलन हुआ और जगह जगह जंगलों में आग लगा दी गई थी। लीसे के डिपो फूंक डाले गए थे और कुमाऊं में और गढ़वाल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयानक असंतोष फैल गया था। टिहरी रियासत में 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में वन व्यवस्था के खिलाफ एक विशाल जनसमूह उभर आया। एक विशाल जनसभा चल रही थी जब टिहरी रियासत की फौज ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दिया। बार बार सुनते होंगे तिलाड़ी आंदोलन, तिलाड़ी के शहीद। 1930 की 30 मई की यह घटना है। इसमें 20 से 35 के बीच लोग शहीद हुए थे। इस आंदोलन के पीछे पहाड़ के लोगों की वनों पर परंपरागत अधिकारों और आंचलिक भावनाओं पर हो रहे कुठाराघात का प्रतिरोध स्वरूप था। श्रीनगर में 5 और 6 मई 1938 को कांग्रेस के विशेष राजनीतिक सम्मेलन में इस पहाड़ी अंचल के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था का विचार दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ की बैठक में आने के बाद यहाँ के हालात को गंभीरता से समझा और उसके समाधान के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था बनाए जाने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस पर्वतीय अंचल के लोगों की अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं निर्णय लेने और अपनी संस्कृति को समृद्ध करने का अधिकार है। 1938 में दिल्ली प्रवासियों द्वारा गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में उस समय के पर्वतीय नौजवान जुझारू नेता श्रीदेव सुमन जी थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। 1939 में हिमालय प्रांतीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें श्रीदेव सुमन जी ने इस पर्वतीय क्षेत्र में व्याप्त जनता के कष्टों पर प्रकाश डाला और गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ रख दिया, जिसने इस हिमालय सेवा संघ ने एक अलग राज्य की अवधारणा को असल में जन्म दिया। 1944 में बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में पहले उत्तराखंड क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक पहचान तथा भौगोलिक आधार पर विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठी। इसे हमारी पृथक क्षेत्रीय आकांक्षा की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। जब दोस्तों भारत को आज़ादी मिलनी तय समझी जा रही थी, तो एक बार पुनः पर्वतवासियों ने अपने क्षेत्र की पृथकता को बल देना शुरू किया। अब कुरुमांचल परिषद अस्तित्व में आई, जिसके सचिव बने हीरा वल्लभ पांडे जी। जून 1946 में उन्होंने पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को बड़े तार्किक ढंग से प्रांत की सरकार के सामने रखा। उन्होंने प्रदेश के राजस्व मंत्री को तब पत्र लिखा और अपने पत्र में प्रांतीय सरकार से निवेदन किया कि पर्वतीय क्षेत्र को संयुक्त प्रांत से अलग करके, जो यूपी हुआ करता था, एक अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए। 1947 में हरगोविंद पंत जी ने भारतीय संसद में उत्तराखंड पृथक प्रांत का प्रस्ताव रखा। अनफॉर्चुनेटली तब पहाड़ के ही पुत्र पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने अपने प्रभाव से इसको दबा दिया, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जी नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत से अलग हटकर एक पहाड़ी राज्य बने। इसकी लंबी कहानी है कि गोविंद बल्लभ पंत जी क्यों नहीं चाहते थे। 1946 के अंत में उत्तराखंड क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टनकपुर सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी, अपने पर्वतीय भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने वेलकम स्पीच, स्वागत भाषण में कहा कि हमारी हालात इस समय वैसी है जैसे बिना व्यवस्था के समाज की हो जाती है। इसी वर्ष दोस्तों 25 जुलाई 1944 को प्रजामंडल आंदोलन में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की शहादत हो गई। पंडित हरगोविंद पंत के उत्तराखंड राज्य की मांग की पहल से प्रभावित होकर 18 नवंबर 1947 को हल्द्वानी में कुरुमांचल परिषद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पृथक राज्य की सीमाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया गया और 2 प्रस्ताव रखे गए। कब रखे गए? उत्तराखंड राज्य की मांग 18 नवंबर 1947 को कुरुमांचल परिषद की बैठक में। पहला प्रस्ताव था जो हरगोविंद पंत जी ने रखा, उत्तराखंड राज्य के लिए किए जाने वाले प्रयासों को और मजबूत किया जाए, और दूसरा प्रस्ताव रखा
आग्रह किया कि संभावित पृथक राज्य के उन भागों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कुमाऊं कमिश्नरी से बाहर पड़ते हैं, जिनमें बहेड़ी, ठाकुरद्वारा, बिजनौर, जौनसार, भाबर, हरिद्वार और उत्तरी देहरादून के साथ टिहरी रियासत आदि हैं। इस बैठक में यह शंका व्यक्त की गई कि पृथक राज्य की मांग को संविधान सभा किसी भी रूप में अपना समर्थन नहीं देगी, क्योंकि यह पूरी तरह कांग्रेस के गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रभाव में है, मगर प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा इस प्रस्ताव में कहा गया। इसके बाद लगातार राज्य के लिए आज़ादी मिल गई, राज्य के लिए प्रयास होते गए, लगातार बढ़ते गए, और जब देश आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, उसके बाद अलग पर्वतीय राज्य की मांग कुछ समय दबी रही, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे कॉमरेड पीसी जोशी ने इसको कुछ समय बाद फिर से धक्का दिया। ये अगले मुलाकात में अगले सोमवार आपको बताऊंगा कि कॉमरेड पीसी जोशी ने कैसे उत्तराखंड की मांग को दोबारा उठाया। तो दोस्तों, अगले सोमवार बात करूंगा कि राज्य आंदोलन कैसे कॉमरेड पीसी तिवारी ने धत्काया और उसके बाद क्या क्या हुआ। बहरहाल इस शुक्रवार 27 जनवरी को आपसे मुलाकात होगी, एक वेब सेमिनार जो जूम पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर और उन लोगों के साथ बातचीत होगी जो लोग इन स्वास्थ्य सेवाओं को अपने स्तर पर मजबूत करने के लिए संघर्षरत हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं और आपसे एक अनुरोध करता हूं, यदि आपको कोई भी सुझाव हो, कोई वीडियो हो, कोई खबर राज्य के बारे में, राज्य की बदहाल स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं तो उत्तराखंड फाइटर्स के पेज पर मुझसे शेयर कीजिए, अन्यथा मेरे व्हाट्सएप नंबर 9313342216 पर साझा कीजिए। धन्यवाद दोस्त।